राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 6 हिंदी मंजरी में पाठ 2 में आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। पाठ 2, अपना स्थान स्वयं बनाइए। प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी गई है। देखिए, इस पाठ में सबसे पहले मैं सस्वर वाचन करूँगा। सस्वर वाचन के बाद शब्दार्थ बताऊंगा। शब्दार्थ के बाद लेखक का जीवन परिचय और फिर इस पाठ का सारांश बताऊंगा। सारांश के बाद प्रश्न अभ्यास कराऊंगा। वैसे इसमें से संदर्भ संग व्याख्या बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर पूछे जाते हैं। फिलहाल ये कहानी बहुत ही रोचक है। आइए शुरू करते हैं। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों के जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। पच्चीकारी का तात्पर्य नक्काशीदार या जड़ी आदि का कार्य। ये वह लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जहां वह सामान बिका उससे उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर के हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद
बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। राजा रीझ गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था, न किसी को करने देता था, न लापरवाही करता था, न करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़रों से गिर जाए। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वह जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। समझ लो, हमारे हुक्म को अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने हुए चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। इस कहानी के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो आइए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में जानते हैं। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का चित्र है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1961 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। अब यहाँ प्रश्न बनता है, कन्हैयालाल प्रभाकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपको उत्तर लिखना होगा कि कन्हैयालाल प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1961 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचनाओं में बाजे पयलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा तथा माटी हो गई सोना आदि प्रमुख है। इनका निधन 9 मई 1995 ईस्वी को हुआ था। अब इनकी रचनाएं देकर के पूछा जा सकता है कि ये रचनाएं किसकी हैं, और या पूछा जा सकता है इनके प्रमुख रचनाएं लिखे, तो आपको यहाँ से उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इनको भी याद रखिएगा। शब्दार्थ है कृतज्ञता, उपकार मानना, आश्वासन, आशा दिलाना, पच्चीकारी, जड़ना या नक्काशी, चुंगलखोर, शिकायत करने वाला, खजांची, खजाने का अधिकारी। देखें, प्रश्न और अभ्यास हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसके सारांश के बारे में जानें। अब पाठ का सारांश देख लें। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक आदमी की ज़रूरत है, अगर तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिले तो मेरे पास लेकर आना। मंत्री को काफ़ी खोजबीन के बाद एक युवक मिला जो एक जगह अच्छी नौकरी कर रहा था। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वाकर और तरक्की का आश्वासन देकर उसे राजा के सामने पेश किया, लेकिन
राजा को मंत्री की कही बात याद नहीं थी। कुछ देर बाद राजा बोले कि शायद उस समय मेरे मन में कोई बात रही हो, लेकिन अभी तो मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। तब मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, इसे मैंने हजारों में से चुना है और मैं इसे अच्छी नौकरी छुड़ाकर लाया हूँ। राजा ने कुछ सोचकर मंत्री से कहा कि इस समय तो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं, लेकिन इसे 15 रुपये वेतन मिलेगा। राजा की यह बात मंत्री को बहुत बुरी लगी, लेकिन वह युवक खुश था। उसने मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिला। मंत्री जब उस युवक को राजा के दफ्तर छोड़ने गया तो दफ्तर की हालत देखकर मंत्री बहुत परेशान हुआ, क्योंकि दफ्तर में चारों तरफ धूल और गंदगी थी। राजा कभी अपने दफ्तर नहीं जाता था और ना ही वहाँ बैठकर कोई काम करता था। युवक कई दिनों तक राजा के दफ्तर में सफाई करता रहा। राजा के उस दफ्तर में एक कमरा था जिसमें राजा को मिले अनेक कीमती उपहार कबाड़ के रूप में रखे हुए थे। उस युवक ने उन कीमती उपहारों का कबाड़ निकालकर बाजार में बेच दिया। उसे कई हजार रुपए मिले। उन रुपयों से उस युवक ने दफ्तर के लिए अच्छे फर्नीचर के साथ साथ अन्य ज़रूरी सामान खरीदे। उसने अपनी मेहनत से कुछ ही दिनों में उस दफ्तर को शाही दफ्तर का रूप दे दिया। बचे पैसों को उसने सरकारी खजाने में जमा करा दिया। तभी कुछ चुंगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की। वह रुपए लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्साए हुए दफ्तर गए तो दफ्तर देखकर दंग रह गए। राजा ने उससे पूछा कि दफ्तर की सजावट तुमने किसके पैसे से की है? उसने राजा को ऑफिस के कबाड़ी की सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि बचे हुए रुपयों को उसने सरकारी खजाने में जमा करा दिया है। राजा उस युवक से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। उसके वित्त मंत्री बनने से दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह ना तो स्वयं बेईमानी करता था, ना ही किसी मंत्री को बेईमानी करने देता था। अब जो मंत्री राजा के पास जाता वो राजा से उस युवक की कुछ ना कुछ शिकायत करता, जिससे वह राजा के नज़रों में गिर जाए। एक दिन रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि हमारे सभी मंत्रियों को इसी समय वह जिस हालत में हों उन्हें उनके घरों से लाकर मेरे सामने पेश करो। कुछ ही देर में सभी मंत्री राजा के सामने थे। वित्त मंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने शराब पी रखी थी। सेनापति ने राजा को बताया कि वित्त मंत्री अपने घर पर रात में जागकर खजाने का हिसाब किताब जोड़ रहे थे और बाकी मंत्री जुआ खेल रहे थे। राजा ने उस युवक से खुश होकर उसे वित्त मंत्री से अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। आइए अब हम प्रश्न और अभ्यास कर लेते हैं। कुछ करने को। नंबर 1, आपके यहाँ भी विवाह तथा अन्य प्रकार के आयोजनों से जुड़े तमाम लिफाफे आते होंगे। आप इनका उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं, सोचिए और कीजिए। तो ये आपको करना है और कॉपी में कुछ नहीं करना है। आप सोचिए और आप अपने घर में आए हुए लिफाफों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये आप अपने दैनिक जीवन में उतारें, व्यवहार में लाएं। बाकी कॉपी में इसमें कुछ नहीं करना है। नंबर 2 है, इसी प्रकार घरों में बहुत सी चीज़ें रद्दी या कबाड़ समझकर फेंक दी जाती हैं। अपने घर में ऐसी वस्तुओं को खोजकर उनसे रचनात्मक चीज़ें तैयार कीजिए। इसे भी आप रचनात्मक कबाड़ की चीज़ों से रचनात्मक चीज़ें तैयार करिए। कॉपी पर इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब रही बात विचार और कल्पना। अब विचार और कल्पना में है ईमानदारी से कार्य करने
का क्या तात्पर्य है? आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए हैं? ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के क्या क्या लाभ हैं? उत्तर हो जाएगा, ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि मुझे जो भी कार्य करने को मिले उसे हम बिना किसी लोभ लालच के पूरा करें। ईमानदारी से कार्य करने से आदमी की चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने के अनेक लाभ हैं, जैसे आदमी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की के खूब अवसर मिलते हैं। साथ ही प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। अब नंबर 2 है, राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, अपने विचार लिखिए। उत्तर हो जाएगा, नशा करना एक बुरी बात है। इससे लाभ कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। नशा करने वाला व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता, वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रखता। नशा करने वाले व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता और पैसे एवं स्वास्थ्य का नुकसान होता है। अब कहानी से। नंबर 1, किसने किससे कहा? मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। ये बात राजा ने मंत्री से कहा था। है, मैंने इसे हजारों में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ, तो इसे मंत्री ने राजा से कहा है। गाय, मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। ये युवक ने मंत्री से कहा। घाय, इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। ये बात युवक ने राजा से कहा। नंबर 2 है, युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? ये नंबर 2 का उत्तर देखें। दफ्तर का फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। अब नंबर 3 है, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे एक पैसा की भी बेईमानी पसंद नहीं है। वह खुद जैसा ईमानदार है वैसा ही सबसे उम्मीद करता है और वह चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें, इसलिए वित्त मंत्री ने ऐसा कहा होगा। अब अगला प्रश्न है नंबर 4, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। अब नंबर 5 है, कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति उसका लगन और उत्साह आदि ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। राजा, राजा का नरेश हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, भूप भी होता है। रात का ले लेते हैं, निशा, और दूसरा रात्रि भी होता है। सोना का स्वर्ण और कनक भी होता है। दिन का दिवस, वासर भी होता है, वार भी होता है। खुश का ले लेते हैं, प्रसन्न हो जाता है। निगाह, निगाह का दृष्टि होता है, नज़र होती है। निम्नलिखित शब्दों के नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उन्नति का हो जाएगा औन्नति। औन्नति इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो गया उन्नति का विलोम, औन्नति। और कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ।
ये हो गया कृतज्ञ, ये आधा घा है। और बेईमान का हो जाएगा ईमानदार, ईमानदार। अमीर का हो जाएगा गरीब, और अच्छा का हो जाएगा बुरा। अब नंबर 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। देखिए अब इसका प्रयोग करते हैं। तो पेन है तो पेन के बाद यहाँ कामा लगा देंगे। पेन, पेंसिल और रबर लिखने के साधन हैं, यहाँ यहाँ पूर्ण विराम कर देंगे। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? तो क्या ये प्रश्नवाचक है, यहाँ ये वाला गलत हुआ है, ये इसमें का था। यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो देखिए यहाँ वाह कहा जा रहा है, यहाँ संबोधन चिन्ह लगा देंगे। ये वाह, एक ये नीचे लाइन पतली होती है, ऊपर मोटी होती है, नीचे बिंदी होती है। कितने सुंदर फूल खिले हैं, यहाँ पूर्ण विराम कर देंगे। गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है, गुरु और शिष्य के बीच में सामासिक चिन्ह लगा देंगे। ये गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है, ये अब इस तरह से हो गया। और अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, गले में पहने जाने वाली माला, हार पराजय। दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कर, कर का अर्थ होता है एक तो टैक्स, कर के दो अर्थ होते हैं। एक तो हो गया टैक्स, ये टैक्स आप जानते हैं कि यानी इनकम टैक्स, विद्युत बिजली टैक्स, जल कर, यानी जैसे जल का जो शुल्क दिया जाता है। तो व्यापार कर या इनकम टैक्स मैं समय पर भर देता हूँ। और फिर दूसरे कर का एक अर्थ और होता है, दूसरा क्या होता है, हाथ। अब जैसे उदाहरण स्वरूप ले लें, पुल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ, तो दूसरा हाथ हो जाता है। तो दोनों के प्रयोग आप देख चुके। टैक्स का जैसे मैं व्यापार कर समय पर भर देता हूँ या जमा कर देता हूँ, व्यापार कर मैं समय पर जमा कर देता हूँ। और दूसरा जो हाथ है, कर का हाथ जो है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, पुल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। अब मन है, मन का एक तो होता है, इसके भी दो अर्थ होते हैं, इसका जान लें। एक तो मन का मन ही होता है कि मेरा मन या हृदय, और दूसरा एक होता है तोल की एक इकाई होती है, तोल की इकाई। तो ये तो दो अर्थ हो गए, मन का एक हृदय यानी या मन, और दूसरा तोल की एक इकाई। जैसे वह मन का बुरा नहीं है, वाक्य प्रयोग हो गया। और दूसरा वाक्य प्रयोग हो गया, उसने मुझे एक मन गेहूँ दिया। तो इस प्रकार से दोनों मन के वाक्य प्रयोग हो गए। अब देखिए सोना है, सोना के भी दो अर्थ होते हैं। सोना एक क्रिया है और दूसरा सोना एक धातु है। जैसे राहुल को सोने में बहुत आनंद आता है, यानी सोना क्रिया भाई। और फिर दूसरा सोना एक धातु जो हो गई। सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं। और फिर अगला है पत्र, पत्र के भी दो अर्थ होते हैं,
इसके भी दो अर्थ, एक तो पत्ता हो जाता है और दूसरा होता है पत्र यानी चिट्ठी। पत्र यानी चिट्ठी, ये इसको काटिए, चिट्ठी। चिट्ठी आप जानते होंगे, अब तो चिट्ठी का ज़माना नहीं रहा, अब लोग पहले पत्ता वाले का देखें। पतझड़ के बाद बसंत में सभी पेड़ों पर नए पत्र लगते हैं, वाक्य प्रयोग हो गया। अब दूसरा देखे हैं, मुझे तुम्हारा पत्र मिला, ये वाक्य प्रयोग हो गया, यानी तुम्हारी चिट्ठी मिली। अब इस प्रकार से ये यानी अनेकार्थी शब्द के अर्थ और वाक्य प्रयोग हुए। अब पांचवा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। तो देखिए, का बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। तो देखिए इसमें बढ़िया जो है ये विशेषण है। अब आपको अलग कापी में इसको लिखने के बाद, इसके बाद जो लिखेंगे उसमें आपको अंडरलाइन करना रहेगा, ना कि इसी में। अब देखिए, दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया है। तो यहाँ पर शाही शब्द जो है ये विशेषण है। गा, उन्होंने तेज आवाज में पूछा। तो यहाँ तेज जो है ये विशेषण हो जाएगा। और फिर घाय, उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। तो यहाँ रद्दी जो है ये विशेषण हो जाएगा, इसको अंडरलाइन करना होगा। अंडरलाइन करने पर दा के नीचे जो हलंत लगा है ये छिप जाएगा। देखिए, अंगाय, सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। तो यहाँ बड़े जो है यानी ये विशेषण हो जाएगा। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। अब देखिए यहाँ लज्जित शब्द जो है ये विशेषण है। अब देखिए इसे भी जाने। रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ एक शिल्पकृत गार्डन अर्थात उद्यान है जो भारत के चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। इसे मुख्यतः नेक चंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 40 एकड़ में फैले इस गार्डन को नेक चंद सैनी ने कूड़े करकट तथा बेकार के वस्तुएं जैसे सिरामिक, प्लास्टिक बोतलें, पुरानी तथा टूटी चूड़ियाँ, फ्यूज बल्ब होल्डर तथा टूटी टाइल्स आदि से बनाया। तो इस पाठ में इतना ही। इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं, जो प्रश्न बने उससे बना करके, बल्कि पूछा जा सकता है कि रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ये लिखना रहेगा, नेक चंद सैनी गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये जो है आपको जानना जरूरी है। ऐसे जो भी प्रश्न इसमें बन सकते हैं बनाइएगा और उसके उत्तर तैयार रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।